नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाने वाले महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख योगदान रहा है। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शोषण, अन्याय और रंगभेद की नीति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया था। राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित महात्मा गांधी अपने अतुलनीय योगदान के लिए ज़्यादातर राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं। वे एक ऐसे महापुरुष थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास करते थे। उन्होंने भारत में ग्रामीण भागों में सामाजिक विकास के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया और बहुत ही सामाजिक मुद्दों पर भी उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे भारतीय संस्कृति से अछूत और भेदभाव की परंपरा को नष्ट करना चाहते थे। बाद में वे भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल होकर संघर्ष करने लगे। भारतीय इतिहास में वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारतीयों को आज़ादी के सपने को सच्चाई में बदला था। गांधी जी के बारे में एक विशेष परिचय। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 30 जनवरी 1948 तक भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसमें भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया। उन्हें बापू यानी पिता के नाम से भी याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु रोजगार करना शुरू किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता से लिए हुए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इस सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम भी प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत की। 30 जनवरी 1948 गांधी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिड़ला भवन में रात को चहलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमज़ोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
गोडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दी गई। चंपारण और खेड़ा। गांधी जी की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नील नगद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। जमींदारों अधिकांश अंग्रेज की ताकत से दमन हुए भारतीयों को नाम मात्र भरपाई भत्ता दिया गया, जिससे वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। गांवों को बुरी तरह गंदा और अस्वस्थकर और शराब, अस्पृश्यता और पर्दा से बांध दिया गया। अब एक विनाशकारी अकाल के कारण शाही कोष की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी कर लगा दिया, जिसका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यह स्थिति निराशजनक थी। खेड़ा गुजरात में भी यह समस्या थी। गांधी जी ने वहाँ एक आश्रम बनाया जहाँ उनके बहुत सारे समर्थकों और नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया। उन्होंने गांवों को एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया, जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखा जोखा रखा गया और इसमें लोगों की अनुत्पादकीय सामान्य अवस्था को भी शामिल किया गया। ग्रामीणों में विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने अपना कार्य गांवों की सफाई करने से आरंभ किया, जिसके अंतर्गत स्कूल और अस्पताल बनवाए गए। उपरोक्त वर्णित बहुत सी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ग्रामीण नेतृत्व प्रेरित किया गया, लेकिन इसके प्रमुख प्रभाव उस समय देखने को मिले जब उन्हें अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें प्रांत छोड़ने के लिए आदेश दिया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और जेल, पुलिस स्टेशन एवं अदालतों के बाहर रैलियां निकालकर गांधी जी को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। गांधी जी के जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों को नेतृत्व किया, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र के गरीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करने तथा खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करना तथा इसे संग्रहित करने वाले एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। खेड़ा में मेंसरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसमें अंग्रेजों ने स्वराज संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब ने अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर जलियांवाला नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा प्रतिकारात्मक रवैया दोनों की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों की भर्त्सना की। गांधी जी के भावात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराई का न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, किंतु ऐसा नरसंहार और उनके बाद हुई हिंसा ने गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने के लिए केंद्रित था, जो जल्दी ही स्वराज अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक आज़ादी में बदलने वाला था। दिसंबर 1921 में गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया। पार्टी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क का भुगतान करने पर सभी के लिए खुली थी। पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन की न बनाकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक पद सोपान समिति का गठन किया गया।
गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिससे विदेशी वस्तुएं, विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूत कातने में समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और समर्पण लाने की ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके और इनके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए जब ऐसी गतिविधियों से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं हैं। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा सरकार से प्राप्त तमगों और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। असहयोग को दूर दूर से अपील और सफलता मिली, जिससे समाज के सभी वर्गों की जनता में जोश और भागीदारी बढ़ गई। फिर जैसे ही यह आंदोलन अपने शीर्ष पर पहुंचा, वैसे फरवरी 1922 में इसका अंत चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में भयानक द्वेष के रूप में अंत हुआ। आंदोलन द्वारा हिंसा का रुख अपनाने के डर को ध्यान में रखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि इसके सभी कार्यों पर पानी फिर जाएगा, गांधी जी ने व्यापक असहयोग के इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी पर गिरफ्तार किया गया। 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के लिए गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 6 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। 18 मार्च 1922 से लेकर उन्होंने केवल 2 साल ही जेल में बिताए थे कि उन्हें फरवरी 1924 में आंतों के ऑपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया। गांधी जी के एकता वाले व्यक्तित्व के बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके जेल में 2 साल रहने के दौरान ही 2 दलों में बंटने लगी, जिसमें एक दल का नेतृत्व सदन में पार्टी की भागीदारी के पक्ष में विलेचित रंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया, तो दूसरे दल का नेतृत्व इसके विपरीत चलने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अहिंसा आंदोलन की चरम सीमा पर पहुंचकर सहयोग टूट रहा था। गांधी जी ने इस खाई को बहुत से साधनों से भरने का भरसक प्रयास किया, जिसमें उन्होंने 1924 की बसंत में सीमित सफलता दिलाने वाले 3 सप्ताह का उपवास करना भी शामिल था। स्वराज और नमक सत्याग्रह। गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते भी रहे। उन्होंने पहले 1928 में लौटे 1 साल पहले अंग्रेजी सरकार से सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया गया, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका परिणाम भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकला। दिसंबर 1928 में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया अथवा ऐसा न करने पर के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहें। गांधी जी ने न केवल युवा वर्ग, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुषों द्वारा तत्काल आज़ादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया, बल्कि अपनी स्वयं की मांग को 2 साल की बजाय 1 साल के लिए रोक दिया। अंग्रेज़ों ने कोई जवाब नहीं दिया। 31 दिसंबर 1929 को भारत का झंडा फहराया गया लाहौर में। 26 जनवरी 1930 का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। यह दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठन द्वारा भी मनाया गया।
इसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर लगाए गए कानून के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के रूप में 400 किलोमीटर 248 मील का सफ़र अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह नया सर्वाधिक सफल आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से अधिक लोगों को जेल भेज दिया। लॉर्ड एडवर्ड इरविन द्वारा प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। यह इरविन गांधी की संधि मार्च 1931 में हस्ताक्षर किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में लंदन में आयोजित होने वाले गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन गांधी जी और राष्ट्रीयवादी लोगों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसका कारण सत्ता का हस्तांतरण करने की बजाय भारतीय कीमतों एवं भारतीय अल्पसंख्यकों पर केंद्रित होना था। इसके अलावा लॉर्ड इरविन के उत्तराधिकारी लॉर्ड विलिंगटन ने राष्ट्रवादियों के आंदोलन को नियंत्रित करने एवं कुचलने का प्रयास भी किया। एक अभियान आरंभ किया। गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने उनके अनुयायियों को उनसे पूर्णतः दूर करते हुए गांधी जी द्वारा प्रभावित होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यह युक्ति सफल नहीं रही। हरिजन आंदोलन और निश्चय दिवस 1932 में दलित नेता और प्रकांड विद्वान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूतों को एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर दिया। इसके विरोध में दलित हितों के विरोधी गांधी जी ने दिसंबर 1932 में 6 दिन का अनशन ले लिया, जिसने सरकार को सफलतापूर्वक दलित से राजनीतिक नेता बने पलवंकर बालू द्वारा की गई मध्यस्थता वाली एक समान व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी द्वारा चलाए गए इस अभियान की शुरुआत थी। गांधी जी ने इस अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिन्हें वे भगवान की संतान मानते थे। 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्मशुद्धिकरण का 21 दिन तक चलने वाला उपवास किया। यह नया अभियान दलितों को पसंद नहीं आया, तथापि वह एक प्रमुख नेता बने रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का उपयोग करने की स्पष्ट निंदा की कि दलित सामाजिक रूप से अपरिपक्व हैं और सुविधा संपन्न जाति वाले भारतीयों ने पितृसत्तात्मक भूमिका निभाई है। अंबेडकर और उनके सहयोगी दलों को भी महसूस हुआ कि गांधी जी दलितों के राजनीतिक अधिकारों को कम आंक रहे हैं। हालांकि गांधी जी एक वैश्य जाति में पैदा हुए, फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह डॉक्टर अंबेडकर जैसे दलित मसीहा के होते हुए भी वह दलितों के लिए आवाज़ उठा सकता है। पूना संधि के बाद पूरी दुनिया जनता की जाना कि गांधी नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ही हैं दलितों के असली नेता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदुस्तान की सामाजिक बुराइयों में छुआछूत एक प्रमुख बुराई थी, जिसके विरोध में महात्मा गांधी और उनके अनुयायी संघर्ष करते रहते थे। एक समय देश के प्रमुख मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित था। केरल राज्य का जनपद त्रिशूर दक्षिण भारत की एक प्रमुख धार्मिक नगरी है। यहीं एक प्रतिष्ठित मंदिर है, गुरुवायूर मंदिर, जिसमें कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन कराती भगवान गुरुवायूरप्पन की मूर्ति स्थापित है। आज़ादी से पूर्व अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर में भी हरिजनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था। केरल के गांधी समर्थक श्री केलप्पन ने
महात्मा की आज्ञा से इस प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अंततः इसके लिए सन 1933 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। मंदिरों के ट्रस्टियों को इस बात की ताकीद की गई कि नए वर्ष का प्रथम दिवस अर्थात 1 जनवरी 1934 को अंतिम निश्चय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस तिथि पर उनके स्तर पे कोई निश्चय न होने की स्थिति में महात्मा गांधी तथा श्री केलप्पन द्वारा आंदोलनकारियों के पक्ष में आमरण अनशन किया जा सकता है। इस कारण गुरुवायूर मंदिर के ट्रस्टियों की ओर से बैठक बुलाकर मंदिर के उपासकों की राय भी प्राप्त की गई। बैठक में 77% उपासकों के द्वारा दिए गए बहुमत के आधार पर मंदिर में हरिजनों के प्रवेश को स्वीकृति दे दी गई और इस प्रकार 1 जनवरी 1934 से केरल के श्री गुरुवायूर मंदिरों में किए जाने गए निश्चय दिवस की सफलता के रूप में हरिजनों के प्रवेश को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई। गुरुवायूर मंदिर, जिसमें आज भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तथापि कई धर्मों का मानने वाले भगवान गुरुवायूरप्पन के परम भक्त हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से जनवरी माह के प्रथम दिवस को निश्चय दिवस के रूप में मनाया गया और इस किए गए निश्चय को प्राप्त किया गया। 1934 की गर्मियों में उनकी जान लेने के लिए उस पर 3 असफल प्रयास भी किए गए। गांधी जी जब कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए चुना और संघीय योजना के अंतर्गत सत्ता स्वीकार की, तब गांधी जी ने फिर पार्टी की सदस्यता लेने से इनकार करने का निर्णय किया। वह पार्टी के इस कदम से असहमत नहीं थे, किंतु महसूस करते थे कि यदि वे इस्तीफा देते हैं तब भारतीयों के साथ साथ इनकी लोकप्रियता पार्टी की सदस्यता को मजबूत करने में आसानी प्रदान करेगी, जो अब तक कम्युनिस्टों, समाजवादियों, व्यापारियों, संघर्षों, संघों, छात्रों, धार्मिक नेताओं से लेकर व्यापार संघों और विभिन्न आवाज़ों के बीच विद्यमान थी। गांधी जी नेहरू प्रेसिडेंसी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ ही 1936 में भारत लौट आए। हालांकि गांधी की पूर्ण इच्छा थी कि वे आज़ादी प्राप्त करने पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें, न कि भारत के भविष्य के बारे में अटकलों पर। उसके कांग्रेस को समाजवाद को अपने उद्देश्यों के रूप में अपनाने से नहीं रोका। 1938 में राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए सुभाष चंद्र बोस के साथ गांधी जी के मतभेद थे। बोस के साथ मतभेदों में गांधी के मुख्य बिंदु बोस की लोकतंत्र में प्रतिबद्धता की कमी तथा अहिंसा में विश्वास की कमी थी। बोस ने गांधी जी की आलोचना के बावजूद भी दूसरी बार जीत हासिल की, किंतु कांग्रेस को उस समय छोड़ दिया जब सभी भारतीय नेताओं ने गांधी जी द्वारा लागू किए गए सभी सिद्धांतों का परित्याग कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जब छिड़ने लगा, नाजी जर्मनी आक्रमण पोलैंड आरंभ में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के पक्ष में लिया, किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों पर परामर्श लिए बिना इसमें एक तरफा शामिल किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लंबी चर्चा के बाद गांधी ने घोषणा की, जब स्वयं भारत को आज़ादी से इनकार हो गया तब लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन नामक विधेयक देकर तीव्र कर दिया। यह गांधी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था, जो भारतीय सीमा से अंग्रेजों को खदेड़ने पर लक्षित था। गांधी जी के दूसरे नंबर पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के कुछ सदस्यों तथा कुछ अन्य राजनीतिक भारतीय दल के आलोचना की, जो अंग्रेजों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही विश्वास रखते थे। कुछ का मानना था कि अपने जीवन का काल में अथवा मौत के संघर्ष में अंग्रेजों का विरोध करना एक नश्वर कार्य है, जबकि
कुछ मानते थे कि गांधी जी पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारत छोड़ो इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थक तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी यह आंदोलन बंद नहीं होगा यदि हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों को मूर्त रूप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके चारों ओर अराजकता का आदेश असली अराजकता से भी बुरा है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो का नारा अंतिम स्वतंत्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आंगा खा पैलेस में 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। यही वह समय था जब गांधी जी को उनके निजी जीवन में 2 गहरे आघात लगे। उनका 50 साल पुराना सचिव महादेव देसाई 6 दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मर गया और गांधी जी के 18 महीने जेल में रहने के बाद 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। इनके 6 सप्ताह बाद गांधी जी को भी मलेरिया का भयंकर शिकार होना पड़ा। उनके खराब स्वास्थ्य और जरूरी उपचार के कारण 6 मई 1944 को युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। राज उन्हें जेल में दम तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, जिससे देश का क्रोध बढ़ जाए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्यों में आंशिक सफलता ही मिली, लेकिन आंदोलन के निष्ठुर दमन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया था। युद्ध के अंत में ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिसमें कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। यह थी गांधी जी के बारे में भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी योगदान। धन्यवाद।